अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर स्माइल अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। सो आप जैसा कि जानते हैं कि इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और आपकी ओवरऑल वेलनेस की। और अगर हम बात करें ब्यूटी की या हेल्थ की, तो दोनों चीज़ों को एक बहुत बेसिक सी चीज़ें यानी कि ओरल हाइजीन, दोनों चीज़ों को ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव बनाती है। अगर हम अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, दांत साफ़ सुथरे और चमकदार नज़र आते हैं, तो आपकी मुस्कुराहट भी खूबसूरत लगती है। यकीनन जो लोग आपसे मुतासिर होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ ज़रूर नोटिस करते हैं और आप जब मुस्कुराते हैं तो आपके दांत भी नज़र आते हैं। दांतों की सफाई किस तरह से की जाए, और अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली स्केलिंग और पॉलिशिंग की, तो ये क्या है, स्केलिंग कब करवानी चाहिए, किन लोगों को करवानी चाहिए और इसके यानी प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए और आफ्टर केयर क्या होनी चाहिए, दांतों की सफाई के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, तमाम चीज़ें हम जानेंगे इस शो में। सबसे पहले अगर हम बात करें अगर रिसर्चेस की, तो WHO के मुताबिक 3.5 यानी अरब लोग यानी 3.5 अरब लोग किसी न किसी तरह किसी दांत के या यानी मसूड़े की बीमारी से मुंसलिक यानी वो लोग मुतासिर होते हैं। इस शरह को किस तरह से हम कम कर सकते हैं, अपनी डेली की रूटीन जो है उसमें अपने दांतों की सफाई को मुमकिन बना के या दिन में 2 मरतबा प्रॉपरली ब्रश करके इसको हम बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें दांतों की सफाई यानी डेंटल हेल्थ की और ओरल हाइजीन की, तो ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी हमारी जो ओवरऑल हेल्थ होती है उसको मेंटेन करने के लिए हमारी ओरल हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि ये इसको लिंक किया जा रहा है हार्ट हेल्थ से भी। हार्ट हेल्थ से किस तरह से लिंक्ड है और अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए आप इन तमाम चीज़ों को, जो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हैं, यानी अगर हम टूथब्रशेस की बात करें तो कौन से लोग किस तरह के टूथब्रशेस को और टूथपेस्ट को इस्तेमाल करें, कौन से लोग किस चीज़ से एहतियात करें। और डिफरेंट हम जब देखते हैं एडवर्टाइज़ हो रहा होता है, बहुत कुछ ऐसा कुछ एडवर्टाइज़ किया जा रहा होता है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं बल्कि हमारे लिए हार्मफुल है और हमारे यानी डैमेज क्रिएट कर रहा होता है, हमारी दांतों में और हमारे मसूड़ों में डैमेज क्रिएट कर रहा होता है, मगर हमें पता नहीं होता क्योंकि वो इस तरह से एडवर्टाइज़ किया जाता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स भी बहुत हद तक प्रमोट कर रहे होते हैं। आई डोंट नो कि वो प्रॉपरली डॉक्टर होते भी हैं या नहीं, इसलिए हमें जानना, माहिर से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे जो प्रोफेशनल हैं, जो सर्टिफाइड हैं और जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, उनसे जानना ज़रूरी है कि यानी अपनी हाइजीन को किस तरह से मेनटेन करना है, अपनी डेंटल रूटीन क्या रखनी है। इसीलिए हमारे पास आज एक माहिर मौजूद हैं, यानी डेंटल सर्जन हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर हफ्सा। आज हम उनसे जानेंगे कि अपनी जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करने के लिए कौन सी रूटीन रखनी चाहिए और स्केलिंग और पॉलिशिंग कब कब करवाएं और कौन सी चीज़ों से एहतियात करें। तो मज़ीद हम जानेंगे डॉक्टर हफ्सा से ही। आइए मिलते हैं अपनी गेस्ट से, डॉक्टर हफ्सा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं डॉक्टर सुमेरा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह ये सेशन भी, क्योंकि हमारी हमेशा ही कोशिश होती है कि हर सेशन ही सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, इन्फॉर्मेटिव रहे, तो इस दफ़ा भी हमारी यही कोशिश है। सबसे पहले तो आप ये बताएं, डेंटल हाइजीन की अगर हम बात करें, ओरल हाइजीन की बात करें, तो स्केलिंग और पॉलिशिंग का जिक्र बहुत ज़्यादा आता है। स्केलिंग के हवाले से बताएं कि स्केलिंग क्या है, एंड देन फिर पॉलिशिंग पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखें स्केलिंग जो होती है बेसिकली आपके दांतों के अंदर जो कचरा या मैल जमी होती है, अगर हम इसे आम अल्फाज में बोलें तो बेसिकली उसे हम बोलते हैं कैलकुलस और प्लाक। कैलकुलस और प्लाक जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। उससे ये होता है कि आपके कैविटीज़ करवा सकता है वो आपके दांतों के अंदर, आपके जो गम्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। और जो नॉर्मली हम ब्रशिंग करते हैं उससे कैलकुलस और प्लाक नहीं हट सकता, तो स्केलिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स या वंस अ ईयर, जब भी आपको नीड पड़ती है। ओके, तो स्केलिंग का प्रोसीजर जो है वो आम तौर पे कितने टाइम का हो सकता है, यानी एक सेशन कितने टाइम का हो सकता है, और क्या ये पेनफुल होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। ओके, देखिए स्केलिंग जो है वो हाफ आवर में भी हो जाती है और 1 आवर भी लगता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का पेशेंट है, किस तरह का केस है। कुछ पेशेंट्स की इतनी ज़्यादा जो है वो डेपोजिशन नहीं हुई होती टार्टर की या प्लाक की, तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो तंबाकू स्टेन्स के साथ आ रहे होते हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और उस पर हम फिर 2 विज़िट्स में करते हैं, और अगर नॉर्मल है तो फिर हम 1 विज़िट में कर लेते हैं। आपने इसके अलावा क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था कि पॉलिशिंग के हवाले से ये बताएं कि ये प्रोसीजर किस तरह का है और इसकी क्या डिटेल्स हैं।
ओके, तो इसमें हमारे पास अल्ट्रासाउंड एक मशीन होती है, उसके थ्रू हम जो है वो आपकी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं। स्केलिंग के बाद हम पॉलिशिंग करते हैं ताकि दांत जो है वो थोड़ा सा जो रफ सरफेस हुई है उसको बेटर करने के लिए। और इसमें तकरीबन हाफ आवर और 1 आवर जो मैंने आपको बताया, 1 घंटे से आधा घंटा इतना ही टाइम पीरियड हमारा लगता है। अच्छा, स्केलिंग और पॉलिशिंग दोनों क्या लाजिम मलज़ूम हैं, यानी कि दोनों एक साथ करवाना ज़रूरी है या फिर अलग से भी करवाया जा सकता है? इसकी क्या डिटेल है? देखिए, स्केलिंग तो नेसेसरी है। स्केलिंग के बाद जो पॉलिश का प्रोसीजर होता है जस्ट फॉर 5 मिनट्स। इसमें होता ये है कि जो रफ सरफेस होती है स्केलिंग करने के बाद, जो थोड़ी सी सरफेसेस रफ हो जाती हैं उसको हम पॉलिश के थ्रू बेटर कर देते हैं और थोड़ी सी शाइन आ जाती है। तो नेसेसरी मतलब आपको करवा ही लें तो ज़्यादा बेटर है। ओके अच्छा, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है या फिर उनको ये फील आती है आफ्टर स्केलिंग के उससे इनेमल उतर गया है, तो इसकी क्या हकीकत है? ओके, ये एक अगर देखें इसमें इनामल जो है वो हमारी बॉडी में एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट। तो इनामल ऐसे नहीं उतरता है। अगर आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से करवा रहे हैं, डेंटिस्ट से करवा रहे हैं, तो वो आपके इनामल को नहीं उतारेगा। इसमें एक बहुत कॉमन चीज़ है कि जब आप क्वैक्स के पास जाएंगे और उनसे जाके स्केलिंग करवाएंगे तो होता ये है कि वो आपकी सरफेस पे इतना ज़्यादा ज़ोर से हिट करते हैं, उनको पता नहीं होता कि किस टेक्निक से जो है वो आपने स्केलिंग करनी है। तो वो जब उस पर ज़ोर से हिट करते हैं तो आपका इनामल ब्रेक डाउन हो जाता है। और फिर वही टाइप के पेशेंट्स जो हैं वो कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारा इनामल उतर गया। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जाएँ और उससे जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएं। ओके अच्छा, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ये भी पाया जाता है कि जब स्केलिंग या फिर पॉलिशिंग करवाते हैं तो उसके बाद यानी सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या ये परमानेंटली सेंसिटिविटी जो आती है इसकी वजह से आती है? क्या वजह हो सकती है? नहीं, ये इसकी वजह से नहीं आती है। सेंसिटिविटी विद टाइम जो है, अगर एक दिन आपको हो रही है आफ्टर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, वो नॉर्मल है। आपकी एक दिन के बाद 24 आवर्स के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। उसके लिए आपको करना ये होता है कि जब आपने स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवाई है, आप अपना नीम गर्म पानी की कुल्लियाँ जो हैं वो लाजमी कंटिन्यू करें। और इसके अलावा जो है आप प्रॉपर एक अच्छा अगर आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो आप एक ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करें जो इसकी क्योर है। सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट को जो है आप यूज़ करें। ओके, वो डॉक्टर आपको उसी वक्त सजेस्ट करेंगे? जी, वो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देते हैं उसी टाइम पीरियड के ऊपर कि आपको किस चीज़ की नीड है। कुछ पेशेंट्स ब्लीडिंग गम के हवाले से आते हैं तो उनकी अलग वो होती है, कुछ किसी और मसले से आ रहे हैं, तो हर किसी का डिफरेंट टूथपेस्ट जो है वो दिया जाता है उनको देख के, उनकी प्रॉब्लम देख के। ओके अच्छा, ये क्या प्रोसीजर जो है, ये दोनों प्रोसीजर्स ही लाइक स्केलिंग और पॉलिशिंग हैं, वो एडल्ट्स के लिए ही है सिर्फ या फिर ये बच्चे भी करवा सकते हैं? देखें, बच्चों में ऐसे जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ उन केसेस के अंदर जो ऑर्थो ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं तो उनको अप्लाइंसेस वगैरह लगती हैं, उनके लिए ब्रशिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर पेशेंट्स को, बच्चों को नीड पड़ती है क्योंकि कैलकुलस ब्रशिंग वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे होते, तो कैलकुलस और प्लाक आ जाता है। उनको फिर हम स्केलिंग एडवाइस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बड़ों के अंदर ही स्केलिंग पॉलिशिंग एडवाइस की जाती है अकॉर्डिंग टू द नीड जब आपको ज़रूरत है। और बड़ों में तो यही कहेंगे कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आप जो है डॉक्टर से जाके कंसल्टेशन करवाएं और फिर आप अपनी स्केलिंग अगर आपको नीड है तो आपको एडवाइस करेंगे कि आप करवा लें या फिर 1 साल के बाद आप लें। ओके अच्छा, जिनको जो डेली बेसिस पे अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ख्याल करते हैं, ब्रशिंग भी करते हैं 2 टाइम, तो क्या उनको भी ज़रूरत है स्केलिंग की या फिर जो वो सोचते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं सोच रहे हैं। उनको भी जो है वो डॉक्टर के पास आना चाहिए, अपनी कंसल्टेशन एग्जामिनेशन करवानी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ सामने का फ्रंट सरफेस नज़र आ रही होती है दांत की, उस पर आपको नहीं लग रहा होता कि भाई कोई कचरा नहीं आया हुआ, कोई प्लाक नहीं है, कोई इनामल के ऊपर जो है कोई लेयर्स वगैरह ऐसी नहीं है, टार्टर कैलकुलस वगैरह। तो जब एक डेंटिस्ट आपकी एग्जामिनेशन करता है, स्पेशली आपकी जो टंग के सामने वाली सरफेस होती है, जो बैक साइड है दांतों की, इस पर सबसे ज़्यादा जो है ना हमारा कैलकुलस और प्लाक आना स्टार्ट होता है, बिल्डअप वहाँ से स्टार्ट करता है। तो वो आपको तो नज़र ही नहीं आएगा अगर आप खुद से देखेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी एग्जामिनेशन करवाएं, डॉक्टर को जाके दिखाएं। जब वो उसे देखेंगे तो फिर वो आपको उसी लिहाज से जो है गाइड करेंगे कि वेदर यू नीड इट और वेदर यू डोंट नीड इट। ओके अच्छा, जिस तरह से मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हम यानी एडवर्टाइज वगैरह देख रहे होते हैं और सोशल मीडिया पे तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यानी प्रमोट किया जा रहा है। डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इन पे बात कर रही हैं या फिर यानी UGCs बना कर दे रही हैं या फिर इस तरह का यानी इस तरह से प्रमोट कर रही हैं कि दिस इज़ वेरी इजी और बहुत हैंडी, आप घर में बैठ के कर सकते हैं। वो एक प्रोडक्ट होती है या फिर एक किट होती है, उससे वो घर पे बैठ के पॉलिशिंग कर रही होती है। तो इसकी क्या हकीकत है, इसके हेल्थ हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। देखें, वाइटनिंग जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं वो है वाइटनिंग ट्रीटमेंट। वाइटनिंग ट्रीटमेंट, स्केलिंग, पॉलिशिंग एक बिल्कुल अलग चीज़ है।
स्केलिंग पॉलिशिंग सफाई होती है, जो वाइटनिंग है वो आपके दांतों को थोड़ा सा उसका कलर चेंज कर देता है। या ब्लीचिंग या वाइटनिंग जिसको बोलते हैं, वो आपकी टोन चेंज करता है। अगर पीले दांत हैं तो वो उसको थोड़ा सा सफ़ेद की तरफ ले जाता है। अब वो ट्रीटमेंट बहुत से लोग आजकल किट्स लेते हैं और घर में बैठ के उस ट्रीटमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि नहीं किया जा सकता घर में। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहले स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करने के बाद हम लोग एक जिंजिबल बैरियर लगाते हैं, जो गम्स और दांत के बीच में एक बैरियर लगता है, ताकि जो ब्लीचिंग एजेंट है, जो केमिकल उसके अंदर है, वो आपके गम को ना लग जाए, वो डैमेज कर सकता है। दे आर एडवर्टाइजिंग कि हम वो गम प्रोटेक्टर भी लगा रहे हैं, एंड देन वो गम प्रोटेक्टर खुद लगा ही नहीं सकते हैं। और ये यानी एक प्रोडक्ट होती है, एक पेस्ट लाइक कुछ होता है, वो अप्लाई करते हैं गम प्रोटेक्शन के लिए। पेस्ट जो दी हुई है ऐसे जिसके कोई रिजल्ट्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि उसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है उनको उसको इंक्रीज करके डाल दिया, तो वो एक तो डैमेजिंग है, यानी पोटेंट है वो। हाँ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे आपका इनामल डैमेज होता है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में उसको डाला हुआ वो आपके इनामल को डैमेज करता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो आप लगा ही नहीं सकते। अगर आपका हल्का सा भी गम के ऊपर, इवन हम लोग जब अपनी प्रैक्टिस में कर रहे होते हैं तो इतनी केयर करते हैं कि प्रॉपर देख रहे होते हैं पेशेंट को, उससे बार बार पूछ रहे होते हैं कि हल्का सा भी ऊपर नीचे ना लग जाए कि पेशेंट का गम जल सकता है। तो वो खुद से लगा के और नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो आई विल नेवर रिकमेंड कि आप लोग घर में इस तरह से ब्लीचिंग किट्स लें और उसको घर में बैठ के यूज़ करें। अच्छा, ये तो आपने कहा कि गम जो है वो उसमें भी बर्न हो सकता है या फिर ये बिल्कुल डैमेज हो सकता है। ये तो बिल्कुल क्विकली होगा ना, यकीनन जब वो अप्लाई करेंगे तो उस वक्त होगा। क्या लॉन्ग रन में क्या क्या नुकसान और हो सकते हैं? आप यही चीज़ देखें ना कि कोई भी चीज़ जो है, जो अगर अच्छी है तो वो आपको फ़ौरन रिजल्ट नहीं देती। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। अगर कोई चीज़ आपको एक दिन में रिजल्ट दे रही है या 2 दिन में रिजल्ट दे रही है, तो ऑब्वियसली उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ को डाला हुआ है, किसी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से बहुत इफेक्टिवली बहुत जल्दी रिजल्ट दे रही है। तो उसके देखा जाए तो वो ख़राब कर रही है कि किसी ना किसी चीज़ को, उसमें कुछ ज़्यादा डाला हुआ है, वो डैमेज करेगी इन फ्यूचर उसको। डॉक्टर के कहने का मकसद ये है कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा हार्ड हो सकती है आपके लिए, केमिकली वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकती है कि आपकी जो गम्स हैं, जो आपके यानी टंग है, उस जहाँ पर भी ये प्रोडक्ट लगता है तो उससे वो आपके लिए यानी डैमेज क्रिएट कर सकता है। तो उस चीज़ को, जो बहुत ज़्यादा जल्दी क्विक रिजल्ट देने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें ऐसी चीज़ें ही डाली जाती हैं ताकि आपको रिजल्ट फ़ौरन नज़र आए। अगर तो रिजल्ट आपको फ़ौरन नज़र नहीं आएगा तो आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे ही नहीं। सो दिस इज़ मार्केटिंग, तो ज़रा ख्याल अपना ज़रूर रखें। बिल्कुल। और जब हम ब्लीचिंग करते हैं, हमारी जो प्रैक्टिस है उसके अंदर भी हम लोग एक टाइम पीरियड होता है, हर किट का डिफरेंट टाइम पीरियड होता है। कोई 20 मिनट्स के लिए लगानी होती है, कोई 30 मिनट्स के लिए, कोई 15 मिनट्स के लिए। और इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड पेशेंट के ऊपर करता है कि वो कितना जो है उसको अकोमोडेट कर रहा है, उसको कितनी सेंसिटिविटी उसके दांतों में हो रही है। अगर पेशेंट को 15 मिनट्स के अंदर सिवियर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो गई है तो हम उसे रिमूव कर देते हैं, फिर हम उसे गैप देते हैं, हाफ आवर का, 1 घंटे का हम उसे गैप देते हैं, फिर हम सेकेंड जो है उस पर लगाते हैं। और अगर किसी पेशेंट में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो फिर बस हम उतना ही टाइम पीरियड पे लगा के उसको छोड़ देते हैं और फिर हम उसे नेक्स्ट विजिट में बुलाते हैं कि बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नेक्स्ट उसके अंदर मेंटेन हो जाएगा। तो एक चीज़ जिसके ऊपर डॉक्टर खुद एक आधे घंटे के उसमें नहीं कर पा रहा होता, तो आप कैसे घर में 5 मिनट के अंदर उसे कर सकते हो? एग्जैक्टली, क्योंकि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, उसकी जो उसके दांत हैं तरह से एक्ट करता है। और सेंसिटिविटी एकदम से, जो ये वाइटनिंग किट्स होते हैं इसमें तो सेंसिटिविटी इंक्रीज भी बहुत जल्दी होती है। अभी पेशेंट बिल्कुल नॉर्मली बैठा, उसे कुछ नहीं हो रहा होगा और विद इन 2 to 3 सेकेंड्स उसको इतनी सिवियर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है कि हमें वो एजेंट को रिमूव करना पड़ता है। और उसके बाद फिर आफ्टर केयर कुछ है, उसे गैप देते हैं, फिर उसे हम बिठा देते हैं और फिर 20 मिनट्स के बाद जब वो नॉर्मल होता है फिर हम उसे सेकंड ट्रायल देते हैं। लेकिन अगर उसे बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी कोई और प्रॉब्लम्स है, तो उसमें फिर हम उसे नेक्स्ट विजिट पे बुलाते हैं और नेक्स्ट विजिट पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आगे स्टार्ट होता है। ओके, सो अगर हम बात करें कि स्केलिंग और पॉलिशिंग से अगर बहुत सारे लोग इसको वो करना चाहते हैं, ऑल्टरनेट करना यानी कि इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो यकीनन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि वो सिर्फ वाइटनिंग के लिए या ब्लीचिंग के लिए, जिनके दांत येलो हो रहे होते हैं, जिन पर डिपॉजिट मौजूद होगा, उसके लिए तो ऑब्वियसली स्केलिंग ही करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा जो लोग यानी आप देखती होंगी यकीनन कि हमारी सोसाइटी में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं जो कि यानी डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं, तो क्या ये डॉक्टर का डर है, टूल्स का डर है, या वाकई इस तरह के जो यानी केसेस होते हैं लाइक बुरी तरह से इन्फेक्शन हो जाता है? आप क्या समझेंगी कि बेसिक वजह क्या है, लोग डेंटिस्ट से इतना दूर क्यों भागते हैं? देखें, कुछ लोगों को फेयर होता है डॉक्टर के पास जाने का, डर लगता है उनको, डेंटल चेयर पे बैठने से उनको एंजाइटी होती है,
तो ये एक डिफरेंट थिंग है। दूसरी चीज़ जो बिल्कुल अलग है, जिससे एक मिथ है बेसिकली कि हम दांतों का काम नहीं करवाएंगे हमें ओरल कैंसर हो जाएगा, हमें कैंसर हो जाएगा। ये वाली चीज़ एक बिल्कुल डिफरेंट थिंग है और ऐसा नहीं होता है कि आपने दांतों की सफाई करवाई है तो उससे आपको कैंसर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, या आपने दांत निकलवाया उससे आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे यहाँ पर प्रॉपर हम स्टेरलाइज चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उन स्टेरलाइज होने के बाद फिर हम दूसरे पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही के इंस्ट्रूमेंट्स दूसरे के ऊपर जो है और एक ही जगह पर सॉल्यूशंस डालकर सारे टूल्स वॉश किए जा रहे होते हैं। ये तो खुद ऑब्जर्व कर, बहुत सारी जगहों पर जाकर इंसान ऑब्जर्व कर रहा होता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही सॉल्यूशन में साफ़ हो रही हैं, ऑटोक्लेव का कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पर, और सही तरह से क्लीनिंग नहीं हो रही है वहाँ पर। जब पेशेंट या फिर कोई भी ऐसा देखेगा इंसान जो कि हाइजीन का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने वाला है, वो देखेगा वो दोबारा कभी डेंटिस्ट पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली एक एजुकेटेड बंदा जो है वो जब आएगा तो आपके पास इन चीज़ों को देखेगा, पूछेगा। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो DHA की साइड वाले पेशेंट्स हैं, वो प्रॉपर्ली पूछते हैं कि ये स्टेरलाइज्ड है, किस तरह से किया है, आपने क्या किया है, कौन से पाउचेस में, इवन उसके डिफरेंट पाउचेस होते हैं, तो वो पूछ के अपने स्टेप्स करवा रहे होते हैं। और यही अगर आप दूसरे इलाकों में देखें जो छोटे इलाके हैं, वहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता बिल्कुल भी। अगर वो बर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या वो माउथ का जो प्रोब वगैरह होता है, ये चीज़ें माउथ मिरर यूज़ करते हैं, उसी पे वो दूसरे पेशेंट पे यूज़ करेंगे तो वो जो बेचारे पेशेंट्स हैं उन पे तो ऐसा असर आएगा ना। और वो ही लोग आपका 500-1000 रुपये में काम भी कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा वहाँ पे इतने का हो रहा था और आप इतना महंगा कर रहे हैं, तो भाई वहाँ पे क्वैक्स हैं, यहाँ पर डॉक्टर, आप इस चीज़ को भी तो डिफ्रेंशिएट करो। लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते और फिर उन्हीं टूल से, जिसको किसी को हेपेटाइटिस है पेशेंट को या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ये जो क्वैक्स करते हैं, उसी से इन्होंने एक का दांत निकाला, उसी से दूसरे का दांत निकाला, तो इवेंचुअली उसको वो डिजीज हो कैरी करेगा वो। हाँ करेगा, क्योंकि जो डिफरेंट रतूबत जो होती है वो डिफरेंट बीमारी कॉज कर सकती है। और जब हम अगर बात करें टूल्स की, तो टूल्स अगर एक ही टूल हर पेशेंट पे यूज़ किया जाए, या इंजेक्शन की हम बात करते हैं, तो इंजेक्शन से भी हेपेटाइटिस और एड्स इस तरह की चीज़ें जो है वो फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। और मज़ीद बात करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हफ्सा और बात हो रही है डेंटल हेल्थ पर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू वॉचिंग योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और बात हो रही है डेंटल हेल्थ पर यानी ओरल हेल्थ पर। और स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं स्कैनिंग क्यों ज़रूरी है और पॉलिशिंग क्यों ज़रूरी है। सो डॉक्टर हफ्सा, जिस तरह से हमने ब्रेक से पहले बात की कि स्कैनिंग और पॉलिशिंग जो है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। जो ब्लीचिंग के किट्स मौजूद होते हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे होते हैं टोन चेंज करने के लिए, तो जो लोग देखते हैं अपने दांत बिल्कुल वाइट और चमकदार नज़र आ रहे होते हैं, क्या उनको भी डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए? अगर हाँ तो कितने टाइम के बाद? बिल्कुल विज़िट करना चाहिए और आपको अपना मुआयना करवाना चाहिए। ठीक है, 3 महीने के बाद आप डेंटिस्ट के पास चले जाओ और अपनी कंसल्टेशन करवा लें। अगर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको बता देंगे थ्रू योर एक्सरेज, थ्रू एग्जामिनेशन के कहाँ पर आपको कीड़ा लग रहा है, कि वेदर आपको स्केलिंग पॉलिशिंग की नीड है, कीड़ा है, रूट कनाल की नीड है, या कोई भी प्रॉब्लम है, एक्सट्रैक्शन वगैरह, तो वो आपको गाइड कर देंगे। ऐसा ना होना कि पेशेंट आता है और वो मोस्टली तब आता है जब आपके दांत में बहुत सीवियर दर्द हो रही होती है। वो दर्द के टाइम पे आता है तो इवेंचुअली हमारे पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो रूट कनाल या तो एक्सट्रैक्शन। कीड़ा इतना ज़्यादा लग गया होता है। अगर आप प्रॉपरली 3 महीने के बाद नहीं तो 6 महीने के बाद एग्जामिनेशन करवाएंगे तो उसी टाइम पीरियड पे पता चल जाएगा कि कीड़ा किस दांत में लग रहा है और उसकी फिलिंग हो सकती है, तो हम उसकी फिलिंग करके उसे पता छोड़ देंगे वहीं पे, उसके स्टेजेस का भी आगे ना बढ़े। बिल्कुल, उसके स्टेजेस का भी पता चल रहा होता है कि इस स्टेज पे हमें क्या करना चाहिए। और अगर इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती नहीं है फिर, और दांत भी एक ऐसी चीज़ है, दांत एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि ख़ुद को हील नहीं कर सकता। यानी हमारी बॉडी अगर यानी कहीं पर भी कोई डैमेज आता है, कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा की सूरत में, तो वह हील कर लेता है अपने ऑर्गन्स को, स्किन भी हील हो जाती है। बट दांत ऐसी चीज़ है जो कि हील खुद ब खुद नहीं होती, उसमें डॉक्टर की नीड होती है। एक नीड होती है, उसमें आपको प्रॉपर कंसल्टेशन करवानी पड़ती है, फिर वेदर क्या ट्रीटमेंट की आपको नीड है तो वो आपको करवाना पड़ता है। ओके, तो एक लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। लाइक अगर दांत अगर जो बार बार डेंटिस्ट के पास जा रहा है वो जस्ट कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए जा रहा है, तो ये क्या इसकी मेडिकली नीड भी है या फिर इसके बारे में नहीं, मेडिकल नीड बहुत ज़्यादा है इसकी। स्केलिंग पॉलिशिंग जो है वो हमारा उसमें नहीं आता है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर में नहीं है। हाँ, वाइटनिंग कॉस्मेटिक प्रोसीजर पे आती है। फिर कुछ लोग बॉलीवुड स्माइल, हॉलीवुड स्माइल चाह रहे होते हैं, वो उसमें आ जाता है। आप विनियर्स की तरफ जाना चाह रहे हो, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हाँ, वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि आप किसी से मिल रहे हो तो आपका 2 ही जो है वो सबसे ज़्यादा आप
दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हो? स्माइल से। स्माइल से नहीं होगे, आंखों से हो गया अट्रैक्ट। तो स्माइल जो है वो फर्स्ट पाथवे है। तो आई विल से कि आप अपने ओरल हाइजीन का स्पेशली बहुत ख्याल रखें। ओके, सो अगर हम बात करें कि जो लोग यानी प्रोसीजर्स ले रहे होते हैं, डिफरेंट डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, उनको यानी अपनी ये जो डेली की रूटीन होती है उनमें क्या क्या चीज़ों को ऐड करना चाहिए बजाय उनके जो बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर के पास जा रहे होते, यानी दोनों की रूटीन में क्या डिफरेंस होगा, बेसिक डिफरेंस क्या होगा? देखिए, रूटीन में एज सच डिफरेंस ऑब्वियसली बात है कि अगर वो अपनी थॉरो एग्जामिनेशन करवा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, उसको पता है कि उसके दांत में कीड़ा है, उसके दांत में रूट कनाल की नीड है, वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, वो चीज़ वहीं पर रुक जाएगी, वो बेटरमेंट की तरफ चला जाएगा। और अगर आप इसे कंपेयर कर रही हैं दूसरे पर्सन से जिसको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, वो कुछ करवा ही नहीं रहा, तो इवेंचुअली उसके दांत तो ख़राब होंगे, उसके गम्स वीक होंगे, उसकी बोन वीक होगी। जब प्लाक और कैलकुलस उसके दांतों को पकड़ लिया उसने एक तरह से, वो उसका सपोर्ट बन गया, उसने पकड़ा हुआ है, तो नीचे से बोन जो है वो पूरी ख़राब होना स्टार्ट हो गई ना। अब जब वो कैलकुलस और प्लाक हटेगा तो दांत जो है वो बिल्कुल मोबाइल हो गया होगा, वो हिलने वाला हो रहा होगा, तो वो फिर निकल जाएगा और इससे आपकी पूरी वो ख़राब हो जाएगी, स्माइल वगैरह सब कुछ। अच्छा, स्केलिंग और पॉलिशिंग से क्या दांत हिलने या झड़ने लगते हैं? इस तरह के भी लोगों के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखें, अगर अगेन बहुत ज़्यादा आप टाइम पर नहीं गए हो, आपने बहुत ज़्यादा कैलकुलस और प्लाक बिल्ड कर लिया है और फिर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपने देखा होगा अक्सर पेशेंट्स के नज़र आ रहे होते हैं येलो बिल्डअप स्टोन्स की तरह प्रॉपर के उनके दांतों में बने हुए हैं। तो जब आप उसको निकलवा ही रहे, अब दांत का सपोर्ट जो है वो बन चुका है, वो दांत को सपोर्ट कर रहा है। जब हम उसे हटाएंगे तो इवेंचुअली आपका दांत हल्का फुल्का हिलेगा, वो हिलेगा, लेकिन उसका ये नहीं है कि वो हिलकर आपका घिर जाएगा, इतनी मोबिलिटी पे वो नहीं है, इसके ग्रेड्स होते हैं। आप उसके बाद आपको हम जिस तरह प्रॉपर केयर बताते हैं, आपने नीम गर्म पानी की नमक डाल के तकरीबन 1 हफ्ते तक आप उसकी कुलियाँ करेंगे तो वो हील हो जाएगा अपने टाइम के ऊपर। इसके अलावा आपने पूछा था कि हमें किस तरह से केयर करनी चाहिए, ब्रशिंग किस तरह से करनी चाहिए। तो ब्रशिंग के लिए देखें, सबसे पहले तो आपका जो ब्रश है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश जो है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश जो है वो यूज़ करें। इसके अलावा आपने क्या करना है कि तकरीबन 2 से 3 मिनट तक प्रॉपरली ब्रश करना है अपने दांतों के अंदर और सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है, ठीक है। ट्यूटोरियल्स होते हैं, वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे, आप लोग उसे देख सकते हैं और उससे आप ब्रशिंग की टेक्निक देखें कि किस तरह से ब्रश करना है। यही नहीं कि सिर्फ आगे आगे दांतों पे ब्रश किया, पीछे की सर्फेसेस को छोड़ दिया, उन्हें नहीं छोड़ना है, प्रॉपरली पीछे भी ब्रश करना है। ब्रश करना है 2 टाइम के ऊपर। अब ब्रश कितनी देर करना है, वो 3 से 4 मिनट तक आप उसे करें। 3 से 4 मिनट करने के बाद आपने 2 दफ़ा लाजमी ब्रश करना है, एक सुबह नाश्ते के बाद और एक रात को सोते हुए। इसके अलावा एक आता है डेंटल फ्लॉस, धागे की तरह होता है, जैसे लोग टूथपेस्ट अपने दांतों में टूथब्रश डाल के जो है वो टूथपिक जो होती है उससे निकाल रहे होते हैं जो दांतों में फंस गया उनका कचरा वगैरह, तो वो यूज़ नहीं करें, उससे गैप आता है। इट्स बेटर कि आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करें। आपके मुंह से बदबू आ रही है, बैड ब्रेथ का इशू है, आप माउथ वॉश यूज़ करें, किसी अच्छी कंपनी का माउथ वॉश यूज़ करें। और हाँ, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि माउथ वॉश को बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें आप डिजॉल्व नहीं करते हो, डाइल्यूट नहीं करते, तो डाइल्यूट ना करने से स्टेन्स आ जाते हैं आपके दांतों में। पेशेंट्स आते हैं इस कंप्लेंट के साथ कि हमारे दांतों पे स्टेन्स क्यों आ गए, हम चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते, लेकिन स्टेन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसका एक रीज़न ये है कि वो माउथ वॉश जो यूज़ कर रहे होते हैं उसमें वो पानी नहीं मिला रहे होते हैं। अगर जो माउथ वॉश की बॉटल है उसका जो बैक का ढक्कन है उसमें आपने आधा माउथ वॉश डाला है तो आधा ही पानी होना चाहिए, एंड देन आप उसे माउथ वॉश करें। 2-3 दफ़ा उसके आपने गैगल्स करे, बस उसको फिर छोड़ दिया। लेकिन माउथ वॉश भी 2 दिन छोड़ के एक दिन इस तरह से आप यूज़ कर लें। ये नहीं है कि दिन में 2-3 दफ़ा आप यूज़ करें, एक दफ़ा भी करेंगे तो दैट्स इनफ। ओके। और नीम गर्म पानी की कुलियाँ, ये बहुत अच्छा है, ये आपके दांतों में स्मेल नहीं आएगी, आपकी हाइजीन ख़राब नहीं होगी। अगर आपकी प्रॉपर अच्छी हाइजीन है तो वो ख़राब नहीं होगी, तो आप उसका नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियों का इस्तेमाल करें, वो बेस्ट है आपके लिए। ओके। जो लोग नॉर्मली डेली बेसिस पे अपनी रूटीन में रखते हैं हर्बल टूथपेस्ट को, तो क्या यानी वो इनफ होता है उनके लिए, और जो टार्टर यानी डिपॉजिट हो रहा होता है उसके लिए भी ठीक है? देखें, टार्टर तो नहीं निकल सकता ना, अगर टार्टर बिल्डअप हो गया है वो फिर आपके ब्रश से नहीं निकलेगा। ब्रश में वो पावर ही नहीं है कि वो उसको हटा दे, क्योंकि वो एक स्टोन की तरह बन चुका और होता इतना है। हार्ड ब्रश होना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। आपको एब्रेसिव जो है वो ब्रशिंग नहीं करनी है, और इतना हार्ड वो नहीं हो तो बेहतर है। और हर्बल आपने जो बोला है वो अगर आप यूज़ करेंगे, नॉर्मली वो तो रिकमेंडेशन के ऊपर होता है कि आप डॉक्टर से, आपको सेंसिटिविटी है तो आप सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके दांतों में से खून आता है, ब्लीडिंग का इशू है, तो फिर आप वो ब्लीडिंग गम्स वाली यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कोई और इशू है तो आप उसी तरह से करते हैं।
और उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग यानी यूट्यूब पर या वैसे ही डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं कि इस वाले टोटके से या इस वाले टिप से दांत चमकदार हो जाएंगे और साफ़ हो जाएंगे, टार्टर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो वही यूज़ कर रहे होते हैं, उससे नुकसानात क्या हो सकते हैं? वो करते तो हैं, उनको विजिबली डिफरेंस भी नज़र आता है ऑब्वियसली, बट उससे यानी उनको विजिबली उस वक्त तो डिफरेंस नज़र आ रहा होता है, लेकिन फिर वो हम जैसे डेंटिस्ट के पास ही आते हैं और हमसे आगे पूछ रहे होते हैं कि मैंने ये लगाया था और अब ये हो गया, अब डॉक्टर साहब इसको ठीक कर दें। तो फिर इवेंचुअली उन्होंने आना बाद में भी हमारे पास है, तो वही आप पहले आ जाओ और कंफर्म कर लें और फिर उस चीज़ को इस्तेमाल कर लें, रादर देन दैट के बगैर पूछे आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे नुकसान भी उठा रहे हैं और फिर आके उसको ठीक करवा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि पहले ही आप कंसल्ट करें और फिर आप उस चीज़ को यूज़ करें। ओरल हाइजीन में एक रूटीन पाई जाती, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो नमक और इसका सोडे का इस्तेमाल, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल बहुत करते हैं, लाइक वो टूथब्रश के साथ स्पेशली ऐड करके यूज़ करते हैं ताकि दांत चमकदार हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। तो ये कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं? ये क्या हार्म नहीं करेगा दांतों को? देखिए, नमक अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर आप भर भर के टूथपेस्ट के जो ब्रश है उसके ऊपर लगा के आप उसे यूज़ कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल भी नहीं करें। ना ही आप बेकिंग सोडा को उसके ऊपर लगा के यूज़ करें। अ स्मॉल अमाउंट पी साइज शेप के अंदर अगर आपने ले लिया और आप उसे लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत सिवियर उसे यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कि हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट के बजाय आपको नुकसान देगा और आपका इनामल को ख़राब करेगा। कौन कौन से नुकसान से हो सकते हैं जो लोग बेकिंग सोडा इनामल बहुत ब्रेकेज होगा आपका, ओके, बैड अगेन वो बैड ब्रेथ वाला थिंग आ जाएगा, फिर ड्राई माउथ हो सकता है। ओके तो अच्छा, हमारी जो डेंटल या हमारी जो ओरल हेल्थ है उसका ताल्लुक हार्ट हेल्थ से किस तरह से होता है? हार्ट से अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स उसका एक लिंक्ड है, डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि उससे फ़ौरन बीमारी को हिट करेगा, वो आपकी जो है ट्रिगर कर सकता है। पेरिडोंटल जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसको ट्रिगर कर सकते हैं, जो उसमें बैक्टीरिया है वो अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो देन दैट विल ट्रिगर द कॉज ऑफ दैट। ओके, और यानी क्या दांतों के यानी टूथपेस्ट के सिलेक्शन के लिए भी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? देखिए, फैमिली मेंबर्स अगर 5 हैं, 6 हैं या 8 हैं तो उनको सबको कस्टमाइज प्लान लेना चाहिए और फिर टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली तो ये देखा जाता है 2 या 3 टूथपेस्ट इनफ होते हैं घर के लिए, यानी रूटीन के लिए। आजकल देखें जो डिफरेंट टूथपेस्ट आते हैं उन पर प्रॉपरली लिखा होता है कि ये इसके लिए है, ये इस चीज़ के लिए, ये इस चीज़ के लिए है। अंडरलाइन कॉज जो है वो आपको एक डॉक्टर ही आपका बता सकता है, आप उसके पास जाएं, उनसे पूछें, कंसल्ट कर लें। कंसल्टेशन चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं होते कि लोग घबराते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशंस भी हो रही होती हैं। तो आप टूल से डरते हैं ना, असल में वो टूल से डरते हैं और कुछ डॉक्टर से भी डरते हैं। अगर डॉक्टर के पास पेन भी हो रहा होता है तो उनको ये खौफ होता है डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये दांत निकाल देंगे, अगर दांत हिल रहा होता है उससे डर रहे होते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये दांत निकाल देंगे। बिल्कुल, अब तो इतनी वीडियोज़ डॉक्टर्स ने अपने पेजेस पे इस तरह से लगाई हुई हैं और उनमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किस चीज़ के लिए क्या बेनिफिट है, उसको आप उस तरह से यूज़ करें। तो आप जाकर पेजेस खोलें, वहाँ पर देखें, यूट्यूब पे देखें, और फिर अब ऐसा भी नहीं है यूट्यूब पे अगर एक प्रमोशन वीडियो या मार्केटिंग आ रही है जो आप ब्लीचिंग किट का कह रही थी उसे लेकर और वो लगाना शुरू कर दें, नहीं। लेकिन टूथपेस्ट जो है वो आप नॉर्मली, जो बिल्कुल नॉर्मल होती है वो आप नॉर्मल वाली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आपको प्रॉब्लम है विद योर ब्लीडिंग गम्स एंड अदर थिंग्स तो फिर आप ऑब्वियसली पूछ के इस्तेमाल करें। सेंसिटिविटी है तो वो सेंसिटिव वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। ओके डॉक्टर, क्या ये लेज़ी लोगों के लिए शॉर्टकट है? यानी जो लोग यानी अपनी डेंटल हेल्थ का सही तरह से ख्याल नहीं रखते हैं, ओरल क्लीनिंग का या हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, वो सोचते चलो डॉक्टर के पास जाके स्केलिंग और पॉलिशिंग करवा लेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? लेज़ी लोग तो फिर ब्रश भी नहीं करेंगे, वो उसमें भी सोच रहे होंगे कि क्या हम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है के लिए हम जाकर ब्रश करें, तो नो, यानी ये ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता किसी भी सूरत। जो लोग लेज़ी होते हैं अपने दांतों की सफाई में, यानी कि रात में सोचते हैं चलो सो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ टाइम के बाद स्केलिंग और पॉलिशिंग तो करवाने ही जाने वाले हैं हम डॉक्टर के पास, तो ऐसा नहीं है। अपने दांतों का ख्याल रखना तब भी ज़रूरी है जब भी आप अगर रेगुलर बेसिस पर आप स्केलिंग और पॉलिशिंग करवाते हैं, तब भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी दांतों का ख्याल डेली बेसिस पर रखें, क्योंकि डॉक्टर के पास जब आप आओगे तो वो उस बेचारे के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है इस तरह के केसेस को ट्रीट करना। ओके अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक टूथ ब्रशेस अवेलेबल हैं, तो क्या ये ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं किसी भी सूरत स्केलिंग और पॉलिशिंग के? नहीं, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता, लेकिन हाँ वो जिस तरह से अगर हम लोग प्रॉपरली जिस तरह ब्रश कर रहे हैं और वो आगे तो हो जाता है, पीछे वाले दांतों में नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और इसमें प्रॉपर आपकी क्लीनिंग हो जाती है दांतों की, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बेटर ऑप्शन। या
ओके, सो डॉक्टर हफ्सा क्या कहेंगी, हम एक रैपिड फायर करें? श्योर, व्हाई नॉट। सो अब हम रैपिड फायर यानी करने वाले हैं। इसमें आपने यस या नो बताना है, ठीक है? ट्रू या फॉल्स, यस या नो, जो भी आपको इजी लगे आप बता सकती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्केलिंग करवाना एक मरतबा काफ़ी होता है ज़िंदगी भर के लिए, दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ती? ओके। दांत जितने सफ़ेद हों वो उतने ही हेल्दी होते हैं? वाइटनेस इज इक्वल टू हेल्दी? नेचुरल टूथ कलर जो है वो येलो है, उसके ऊपर ये सारी जो लेयर्स हैं एनामल की, डेंटिन की, तो उससे कलर ऐसा हो जाता है, लेकिन एक्चुअल कलर ऑफ द टूथ इज प्रॉपर येलो कलर। ओके। पॉलिशिंग के बाद च्युइंगम चबाना मना होता है? नो। ओके। स्केलिंग सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो ब्रशिंग में काहिल होते हैं, जैसा कि हमने पहले कहा था? नो। टूथपेस्ट ऐड में दिखने वाली जो चमक होती है और जो आपको नज़र आ रही होती है वाइटनेस, वो सिर्फ पॉलिशिंग के बाद आती है? नो। स्केलिंग करवाने के बाद सेल्फी लेना ज़रूरी होता है? यस। हर दांत पर प्लाक एक ही जगह जमा होता है, बस वहाँ सफाई काफ़ी है? नो। अगर दांत में दर्द ना हो तो स्केलिंग की क्या ज़रूरत है? अगर दांत में दर्द ना हो तो स्केलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती? नो। ओके। होती है या नहीं होती है? होती है। बिल्कुल। स्केलिंग एक दफ़ा करवाएं तो दांत दोबारा कभी गंदे नहीं होते? नेवर। नेवर कभी गंदे नहीं होते? नेवर मतलब होते हैं ऑब्वियसली। चलें, ये था हमारा छोटा सा यस और नो वाला रैपिड फायर। सो अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चुका है। मिलेंगे ब्रेक के बाद और मज़ीद बात करेंगे हम डॉक्टर हफ्सा से, तो कहीं मत जाइएगा, देखते हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ, और बात हो रही है डेंटल हाइजीन की या ओरल हाइजीन की। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो प्रोग्राम के एंड पे हमारे तमाम देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी ओरल हेल्थ के हवाले से? मेरा मैसेज उन सब के लिए यही है कि प्लीज़ आप लोग अपने जो ओरल हेल्थ है उसका बहुत ख़याल रखें। चंद पैसों के लिए जो है वो डेंटिस्ट के पास ना जाना ये गलत है। एक प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाएं। जिस तरह पूरा आप अपनी दूसरी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, इसलिए डेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो डेंटल हेल्थ के लिए आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करें। आफ्टर एवरी 6 मंथ्स और आफ्टर 3 मंथ्स आप अपना अपॉइंटमेंट लें, जाएँ और अपना चेकअप करवाएं, ताकि आपको भी पता चले कि आपको किस चीज़ की नीड है, किस प्रॉब्लम को आप फेस करने वाले हैं। अचानक जो आप दर्द के साथ जाएंगे, इससे बेहतर है कि आप पहले चले जाएँ और उस चीज़ का क्योर पहले हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज भी, और अब ज्वाइन किया आपने प्रोग्राम को, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वीनस टीवी, थैंक यू डॉक्टर समेरा फॉर हैविंग मी हियर। ओके, सो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने आज कोशिश की कि हम ओरल हेल्थ पे बात करें, ओरल हाइजीन पे बात करें। स्केलिंग और पॉलिशिंग क्यों ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाना हार्मफुल होता है या लोगों से आपको इन्फेक्शन लग सकता है, ये डर ज़रूर होता है आपके माइंड में, लेकिन हमारे माइंड में ये भी होना चाहिए कि हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और पहले एक दफ़ा आप जाएं और सर्वे करें, नोट करें, ऑब्ज़र्व करें। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर हाइजीन का प्रॉपर, अगर ओवरऑल क्लिनिक पर ओवरऑल हाइजीन का सही तरह से ख्याल नहीं नज़र आता आपको, तो आप स्विच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पर वो प्रोसीजर भी लें, और पहले अपनी पूरी तरह से तसल्ली कर लें। और जहाँ पे आपकी हाइजीन आपको लगता है कि मेंटेन हो सकती है, डेंटल हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा और टूल्स जो है वो स्टेरिलाइज सही तरह से यूज़ किए जाएंगे, वहाँ पर ही आप अपना प्रोसीजर लें, अपनी सर्विसेज लें, और फिर इसकी रूटीन को आप ज़रूर फॉलो करें। जो डॉक्टर आपको आपकी कस्टमाइज़ आपका प्लान बना कर देते हैं उसको फॉलो करें। यकीनन आपकी जो दांतों की तकलीफ़ हैं और जो ओरल हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और उसकी वजह से यकीनन आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा साथ में। और अगर हम बात करें कि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ और भी होती हैं, क्योंकि अगर हमारा मुँह साफ़ नहीं होगा, हमारे दाँत साफ़ नहीं होंगे, तो वो हमारी यानी कोई भी ग़िज़ा हम लेते हैं तो उसके साथ वो गंदगी में हमारी यानी स्टमक में जाएगी, हमारे ओवरऑल हेल्थ जो है उसकी वजह से भी मुतासिर होती है। उसके साथ में अगर हम बात करें यानी हार्ट हेल्थ की, तो वो भी मुतासिर होती है। सो अब ऐसी रिसर्चेस और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो कि आपकी यानी डेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकती हैं, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कितनी कोशिश करते हैं। सो यकीन है मुझे कि आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा, या ये मैसेज ज़रूर पसंद आया होगा। ये तमाम अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
नेक्स्ट वीक मिलेंगे किसी और डॉक्टर के साथ और किसी और हेल्थ टॉपिक पे बात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है या नहीं ज़रूर हमें बताइएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूट्यूब पे भी आप हमें कमेंट्स के ज़रिए रिव्यूज़ दे सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा facebook.com/Dr. स्मेल अल्ताफ़ पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो टॉपिक आप देखना चाहते हैं उसके वाले से भी बात कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट डॉक्टर स्मेल अल्ताफ़ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।